अब जो है हम इस पे सेल के अलग अलग घटकों पे आ जाते हैं। तो मेरी स्वप्ना मैम से रिक्वेस्ट है, आप अब यहाँ से लेना चालू करें। सो हेलो एवरीवन। सो अभी हमने सेल के फीचर्स के बारे में जाना। अभी हम देखेंगे कि सेल में क्या क्या होता है और सेल क्या क्या करती है। अब आपको पता है कि क्या करती है, लेकिन कैसे करती है ये हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि सेल में अभी तक आपने देखा कि एक बाउंड्री देखी आपने, तो हर एक चीज को बाहर से जुदा करने के लिए एक बाउंड्री चाहिए। इस बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको दिख रही कि हर सेल को एक बाउंड्री है जो सेल को बाकी एनवायरनमेंट से अलग रखती है। तो ये जो बाउंड्री है, जैसे आपके घर को एक वॉल है उसी तरह है। तो आपको क्या लगता है ये जो बाउंड्री है ये किस तरह की होनी चाहिए कि चीजें आ जाए, बाहर आ जाए, मतलब एकदम फ्री ट्रांसपोर्ट हो सके चीजों का, या कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि क्या अंदर आना क्या बाहर आना। तो किस तरह की बाउंड्री होती है आप चैट पे बताएंगे। सेमी परमिएबल। एक मिनट, आप ये शब्द बताने से पहले हम अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप पहले ऑप्शन सुन लीजिए, फिर आप शायद आंसर बदल दें। तो पहला ऑप्शन ये है कि कुछ भी अंदर बाहर ना हो सके, विच इज कॉल्ड एज इम्परमिएबल। ठीक है, अब ये तो सबको ही पता है कि ये तो हो नहीं सकता। अब सेकंड ऑप्शन है सेमी परमिएबल। तो आप में से बहुत लोगों ने आंसर चुना है, तो आप एक बार समझ लीजिए और फिर बताइए कि आप आंसर बदलना चाहते हैं कि नहीं। तो सेमी परमिएबल मतलब साइज के तरफ से, मतलब छोटी चीजें अंदर बाहर कर सकती हैं लेकिन बड़ी चीजें अंदर बाहर नहीं कर सकती। जैसे छन्नी से हम चीजें करते हैं वैसे छन्नी जैसा है ये सेमी परमिएबल। और तीसरा ऑप्शन देखिए आप, है सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब क्या, जैसे आपके स्कूल के बाहर जैसे एक गार्ड है या प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने एक गार्ड रहता है जो पूछता है कि आपको क्या करना है, और आपको अगर काम है तभी आपको अंदर भेजा जाएगा या बाहर छोड़ा जाएगा। सो इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है। इम्परमिएबल तो हम मानते हैं कि नहीं चाहिए, सेमी या सिलेक्टिव। अब आप बताइए सब लोग कि आप कौन सा चूज करेंगे। तो जिन्होंने जो सेमी परमिएबल चूज किया था वो भी अब बदल देंगे, या कोई और है अभी जो सोचता है कि सेमी परमिएबल होना चाहिए। ठीक, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन पे अलग अलग चीजें होती है, गेट सॉर्ट ऑफ, जो डिसाइड करती है क्या अलाउ होगा या नहीं। लेकिन गैस है या पानी है, इसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ये अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन। अब हम मेम्ब्रेन से आगे चलते हैं। तो मेम्ब्रेन से हम आएंगे सेल के अंदर। अब सेल के अंदर हम आएंगे तो सेल के अंदर जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक जेल के जैसे होता है, सबने क्लोजअप कोलगेट जेल देखी होगी, तो इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी रहता है। मतलब पूरा पानी के जैसे पतला भी नहीं है लेकिन सॉलिड भी नहीं है। तो क्या कोई बताना चाहेगा कि ये जेल के जैसा क्यों होता है, कि एकदम मतलब जैसे अपनी कोई शरबत है या पानी है वैसे पतला क्यों नहीं होता, या एकदम ही गाढ़ा क्यों नहीं होता, ये ऐसे जेल के तरह से क्यों है, इसका क्या फायदा होगा। टू अकोमोडेट, टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। देखिए सेल का शेप साइटोप्लाज्म डिसाइड नहीं करती है, और सेल ऑर्गेनेल को अकोमोडेट, तो वो पानी जैसा पतला होगा या गाढ़ा होगा फिर भी सेल ऑर्गेनेल्स तो उसी में रहेंगे। सुनीता कंवर जी कह रही है टू अलाउ मूवमेंट, एंड संजय ठाकुर जी कह रहे हैं फॉर लुब्रिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो अगर पतला होगा तो क्या होगा, पतला होगा तो क्या होगा, चीजें बहुत ज्यादा हिलेंगी। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है बहुत पतला होने का। बहुत गाढ़ा होने का प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड है ना, तो वो थोड़ा बहुत मूव कर लेती है लेकिन बहुत ज्यादा भी ऑर्गेनल्स मूव नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए नो मोशन करेक्ट। बट साइटोप्लाज्म में एक और चीज हो रही है जिसके बारे में किसी ने अभी तक बात नहीं की,
ऑर्गेनेल्स तो है साइटोप्लाज्म में और वो अपना अपना काम करेंगे, वो थोड़ा बहुत हिलेंगे, लेकिन और एक चीज जो साइटोप्लाज्म में होती है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ समथिंग एल्स, जो आप में से किसी ने नहीं बताया। नहीं, साइक्लोसिस वगैरह में नहीं जाएंगे हम, हमने पहले आपको बोला है कि हम विदाउट यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हम सेल फंक्शनिंग को जानना चाहते हैं, साइक्लोसिस में नहीं जाते। बहुत सिंपल चीज है, आप सोचिए मेम्ब्रेन से बाहर से चीजें अंदर आ रही हैं, अंदर से चीजें बाहर जा रही हैं। तो सेल में अगर आप देखेंगे तो सेल में तो बाकी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है, न्यूट्रिशन होगा, एनर्जी, जो भी चीजें बन रही है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो आपको जेल में मिलता है। तो जेल क्या है, थोड़ा सपोर्ट भी देता है और ट्रांसपोर्ट भी अलाउ करता है। तो जेल ये मीडियम लेवल है, इसीलिए साइटोप्लाज्म जेल के तौर पे होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में अब हम जान लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, फिर हम आ गए सेल के अंदर। अब ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है और फंक्शन भी सिंपल है, इसीलिए हम इसके बारे में पहले बात कर रहे हैं। ये जनरली आपको प्लांट सेल में दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये है वैक्यूल, और ये प्लांट सेल में आप देखेंगे तो सबसे सेंट्रल जो जगह है ये इसने ले ली है। तो एनीबडी नोज कि इसका फंक्शन क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको वैक्यूल बोलते हैं। इसको, इसका काम क्या होता है? Storage. Okay, it stores waste and fluid. It predominantly doesn't really store waste for long period of time, but fluids, correct. It stores all the energy supplies of a plant cell. It stores water, and most important, it makes the plant cell more stronger. प्लांट सेल का शेप, करेक्ट सरोज कुमारी, प्लांट सेल का जो शेप है ये वैक्यूल से स्टेबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक हाथ 2 दिन अगर आपने किसी आपके झाड़ को पानी नहीं दिया तो वो पूरा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाता है क्योंकि वैक्यूल से पूरा पानी बाहर आ जाता है। सो वेरी गुड, वैक्यूल इज वेयर हाउस ऑफ द सेल। तो उसमें चीजें रखी भी जाती हैं और वो प्लांट सेल्स को शेप भी देता है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं और सिंपली स्टोरेज का काम करते हैं। तो इसके बाद अभी हमने प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी, हमने साइटोप्लाज्म की बात करी और हमने वैक्यूल की बात की। अब हम सेल के अंदर जाएंगे, लेकिन हम अभी ऑर्गेनेल का ना नाम लेंगे ना हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम सिर्फ उनका काम देखेंगे। और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जैसे कि एक वो हर चीज एक फैक्ट्री है, कुछ बनाती है। तो इस तरीके से हम जाने वाले हैं। तो यही हमने जो पहले बात की, हम आपको सेल एकदम अलग नए तरीके से समझाने वाले हैं। तो हम शुरू कर देते हैं। पहला जो है हमारा वो है फैक्ट्री 1 या ऑर्गेनेल 1, और इसका काम है सन्स एनर्जी को ट्रैप करना। ठीक है, अब जैसा हमने पहले भी किया, हम प्रिडोमिनेंटली प्लांट सेल की बात करेंगे और जब भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में फर्क है तो हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। फैक्ट्री नंबर 1 का काम है, वो पानी तो लेता है जैसे हमने पहले कहा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सनलाइट लेता है, और ये सब लेके एक प्लांट सेल एक ये ऑर्गेनेल 1 या फैक्ट्री 1 से बनाता है ग्लूकोज, और उस छोड़ता है थोड़ा बहुत हीट एज वी डिस्कस, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हमने CO2, सनलाइट और वाटर लेके ग्लूकोज बनाया जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एरोबिक चीजें उनके लिए, वो यहाँ पे बनता है। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज आपने ग्लूकोज बहुत जगह सुना होगा। ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोन डी दिखाया है, किसी और फॉर्म में किसी ने ग्लूकोज देखा है? सलाइन यहाँ पे दिखाया है, सलाइन में भी प्राइमरीली ग्लूकोज होता है। सो ग्लूकोज जो है ये हमारा सबसे बेसिक शुगर है। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज ये एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हेक्सामेरिक शुगर है,
ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज बनाने का काम किया फैक्ट्री नंबर 1 ने, ठीक है। अब हम जाएंगे फैक्ट्री नंबर 2। अब फैक्ट्री नंबर 2, ये प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऑर्गेनल या फैक्ट्री होती है। इसका काम है टू सप्लाई एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस, है ना। ये पावर हाउस है, ये एनर्जी रिलीज करता है। तो सेल के बारे में आपने सबने बताया कि सेल को रिप्रोडक्शन करना है, एक्सक्रीशन करना है, ग्रोथ करनी है, तो ये सब के लिए एनर्जी तो लगेगी। तो ये एनर्जी का रिलीज करने का काम ये फैक्ट्री करता है। अब ये क्या लेता है, ये ग्लूकोज यूज करता है और ऑक्सीजन यूज करता है, और फिर इस फैक्ट्री से बाहर निकल के आता है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट, वाटर, and energy is released in the form of a molecule called as a ATP, that is adenosine triphosphate. So ये अब आप देख रहे हैं कि हम ग्लूकोज में जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स आगे जाके इस रिएक्शन को थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। ये आपका रहा ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, इसीलिए आपको लगे 6 ऑक्सीजन, और बहुत सारे रिएक्शंस में इस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, और एटीपी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये अगर जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज करते हैं इस तरह से, वो ऑलमोस्ट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनाते हैं, ठीक है। तो अब एटीपी क्या है, किसी को पता है क्या एटीपी क्या है? कोई जानता है कि एटीपी क्या है? नहीं जानता है लगता है। एनर्जी मॉलिक्यूल, यस। तो इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो देखते हैं कि ये इसको एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं और ये कैसे एनर्जी देती है, और ये भी जानेंगे हम कि ये क्यों चाहिए। करेक्ट, राधिका ने आंसर दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे ये प्रोसेस को जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसी में साथ में जब भी एक कोई बॉन्ड तोड़ा जा रहा है उसमें से स्टोर्ड जो एनर्जी है वो यूज की जा रही है कि एक एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो उसका प्रिकर्सर है, इससे आपका एटीपी बनता है। तो इसमें देखिए ये आपका एक्चुअल एटीपी मॉलिक्यूल है, 3 जो नीले गोल है ये है फॉस्फेट, और ये है एडिनोसिन, और ये है शुगर। तो ये आपका मॉलिक्यूल है, ये बनता कैसे है, तो रेस्पिरेशन के टाइम में एडीपी, जिसको 2 ही फॉस्फेट है, उसको एक फॉस्फेट जोड़ा जाता है और फिर ये एटीपी बनता है। और जब भी सेल को एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, वो एक या ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज कर लेगी। अब ये सब करने की जरूरत क्या है, मतलब डायरेक्टली हम जब भी सेल को एनर्जी चाहिए तब डायरेक्टली सेल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज कर लेती है, उसको ये ग्लूकोज से एनर्जी एटीपी में स्टोर करो, फिर एटीपी से यूज करो, ये क्यों करना पड़ता है, इसकी जरूरत क्या है? कोई जानता है कि ये रेस्पिरेशन का इतना बड़ा प्रोसेस सेल क्यों करती है, हर बार ग्लूकोज क्यों नहीं रिलीज? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यस, सबको टर्म्स बहुत अच्छे से पता है दैट हाई एनर्जी बॉन्ड, ये जो एटीपी का ये जो बॉन्ड है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो ये जब आप तोड़ेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट। बट क्यों ग्लूकोज से एटीपी क्यों बनाना, ग्लूकोज से डायरेक्टली आप कोई रिएक्शन पावर क्यों नहीं कर लेते? एनर्जी इन स्मॉल क्वांटम्स, यस। तो ये बात हुई कि हर बार अगर आपने ग्लूकोज को यूज करके जो एनर्जी आप रिलीज करते हैं, दिस इज लाइक गोइंग टू अ सब्जी मंडी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ धनिया विद 2000 रुपी नोट, है ना। तो आपको चेंज, अगर कोई चेंज देगा ही नहीं, तो आप ना धनिया ले पाएंगे ना कुछ ले पाएंगे, तो आपके पास छुट्टा होना चाहिए। तो इसीलिए सेल भी जो है, सेल नेचर में आप देखेंगे इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इकोनॉमिकली हर चीज होती है। तो ग्लूकोज में से आपने देखा, मैंने आपको बताया 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज करते हैं, तो ये 38 रिएक्शंस के लिए काम आती है, लेकिन हर बार अगर सेल ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं जाए, प्रॉपरली यूज हो, इसलिए होता है। अब ये एटीपी बनने का जो प्रोसेस है ये है, इसको एक साइकिल बोलते हैं, एटीपी टू एडीपी, एडीपी टू एटीपी। तो हमने यहाँ पे एटीपी को एक बैटरी की तरह दिखाया है,
करेक्ट मंजू, इट स्टोर्स सारे दिन का खाना, यस। लेकिन ये भी आप याद रखेंगे कि एटीपी बहुत टाइम स्टेबल नहीं रहती, तो मतलब बट थोड़े टाइम के लिए आप उसको डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको साइकिल बहुत क्लियरली दिखाई है। एटीपी मतलब जो आपकी फुल्ली चार्ज बैटरी है, और ये जो फुल्ली चार्ज बैटरी है ये किसी भी रिएक्शन के लिए यूज हो जाती है, उसमें से एक फॉस्फेट तोड़ा जाता है और फिर आपकी ये डेड बैटरी बनती है विच इज एडीपी। अब ये डेड बैटरी को आप फिर से आपकी रेस्पिरेशन मशीनरी फैक्ट्री 2 ले लेगी, उसको फॉस्फेट जोड़ के फिर से एटीपी दैट इज ट्राइफॉस्फेट बना देगी, फिर से आपकी बैटरी चार्ज हो गई। तो ये चार्ज बैटरी टू डेड बैटरी, डेड बैटरी टू चार्ज बैटरी, ये प्रोसेस आपका पूरे टाइम सेल में चला रहेगा जब तक कि आपके पास ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फैक्ट्री नंबर 2 जो एनर्जी देने का काम करती है। अब हम जाएंगे फैक्ट्री नंबर 3 की तरफ। तो फैक्ट्री 3 और ऑर्गेनल 3 ये बहुत एक अलग चीज बनाती है, ये प्रोटीन बनाने का काम करती है, जैसे किसी ने पहले मेंशन किया था। तो फैक्ट्री 3 इज अ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसमें क्या लगता है, इसमें भी ग्लूकोज लगता है। आप देखेंगे कि हर रिएक्शन में ग्लूकोज सेल में लगता है। तो ग्लूकोज इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज यूज होता है। अब प्रोटीन ऐसा मॉलिक्यूल है, मैं आपको थोड़ी देर में इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी लगता है। तो ग्लूकोज लगेगा, आपको एक नाइट्रोजन का सोर्स लगेगा एज ए नाइट्रेट, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, और फिर ये दोनों चीज यूज करके, एनर्जी यूज करके हम बनाएंगे प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है, ये हमारा पहला प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं, इंस्ट्रक्शंस न्यूक्लियस से आते हैं। ठीक है, सो ये न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये पहले देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। ये हमारा पहला पॉलीमर है, लेकिन प्रोटीन आपने देखा होगा आपके लाइफ में, हर पनीर है, सोयाबीन है, चिकन है, मटन है, अलग अलग फॉर्म में हम लोग प्रोटीन को देख चुके हैं। प्रोटीन हम वी आर वेरी फेमिलियर विद। तो लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन एक पॉलीमर है। अब प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड सिंपली, यहाँ पे बहुत सिंपल अमीनो एसिड हमने आपको दिखाया है, इसको बोलते हैं अमीनो और एसिड। तो इसमें एक अमाइनो ग्रुप है, इसमें एक एसिड ग्रुप है, और फिर कार्बन का 4 वैलेंसी है। तो ये जो दो चीजें हैं तो ये बदलती रहती है। तो इस तरह के प्राइमरीली 20 अमीनो एसिड्स लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 दिखाए हैं, एक में दोनों जगह हाइड्रोजन है, इसमें मेथाइल, ये इसको एलानिन बोलते हैं, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। ऐसे 20, और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक यूनिक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, बट नॉर्मली 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहाँ पे दिखाया है, ये हमारे अमीनो एसिड्स है, और इसको जुड़ा के एक गार्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और फिर ये अपने आप पे फोल्ड होके इस पे कौन से अमीनो एसिड है उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, तो ये हर प्रोटीन को एक अलग स्ट्रक्चर मिलता है, इसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होता है हर प्रोटीन का, इसीलिए हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग होता है, और इसीलिए हर प्रोटीन का फंक्शन भी अलग होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको ठीक से समझा है और या किसी को डाउट है तो बताइए, देन आई विल गो अहेड। नो डाउट, ओके। सो सरोज जी बोल रहे हैं नो डाउट, लेकिन किसी और को अगर कुछ पूछना है तो। But दोस्तों प्लीज फील फ्री टू स्टॉप अस एंड आस्क एनी डाउट, क्वेश्चन और एनीथिंग, एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, कुछ भी पूछना है हमें रोक के पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो डाउट के वजह से आप आगे का नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो ये हो गई प्रोटीन बनाने की बात। अब हम आए ऑर्गेनल नंबर 4, फैक्ट्री नंबर 4। दिस इज द फैक्ट्री विच मेक्स फैट्स, जिसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री नंबर 4 का काम है फैट्स बनाना, और इसका इनपुट क्या है, इसका भी इनपुट ग्लूकोज है। अब हर चीज में एनर्जी तो जाएगी, ग्लूकोज एनर्जी लेके एक सेल बनाता है फैट्स।
तो क्या कोई मुझे एग्जांपल देता है कि रेगुलर हमारे डेली लाइफ में फैट्स हम किस तरीके में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं हम फैट्स? फैट्स का एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में आप, फैट्स मतलब बोले तो आप घी, वेरी गुड, घी, बहुत लोगों ने बोला घी, बटर, घी, ऑयल, यस सरोज कुमारी, एनीथिंग एल्स? ऑयल, बटर, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने दिखाया है चम्मच भर के तेल, ऑयल, घी, आलमंड, यस, वेरी गुड एवरीवन, गुड आंसर। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया है। अब सारे फैट्स ऐसे नहीं होते, बट ये सिंपलेस्ट फैट है, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। जिन्होंने भी किस ब्लड टेस्टिंग किया होगा उन्होंने देखा होगा कि आपके ब्लड टेस्ट अगर आप लिपिड के लिए प्रोफाइल करते हैं तब तो आपके इसमें इसका वैल्यू आता है। ट्राइग्लिसराइड इसको बोलते हैं क्योंकि ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यहाँ लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। और ग्लिसरॉल के में जो तीनों कार्बन है, इस तीनों में एक एक फैटी एसिड जुड़ गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ये सिंपलेस्ट फैट है। फिर कोलेस्ट्रॉल है और फिर बाकी बहुत सारे फैट्स हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। नाउ हम इस टॉपिक पे हैं, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि आप किसी कोई बताए कि फैट्स हमें सेल में क्यों चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर है सेल का जिसमें, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फैट्स बहुत जरूरी है। स्टोरेज नहीं, करेक्ट सरोज कुमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, और स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फैट्स के बगैर नहीं बनता है। मेंटेन हीट, या फैट्स के फंक्शन तो बहुत सारे हैं, बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस कि फैट्स इतना इसेंशियल है सेल के लिए। तो जो भी, और ग्लूकोज भी आप देख रहे हैं कि हर चीज में हमको ग्लूकोज लग रहा है। सो जब भी आप फैट फ्री डाइट या कार्ब फ्री डाइट में जाएंगे तो एक बार सोचेंगे कि हम क्या करें, ठीक है। सो क्वेश्चन फॉर वाइटल ऑर्गन्स, यस संजय ठाकुर, वेरी गुड। तो वो फंक्शंस में हम बाद में आएंगे। सो ये तो हमने फैट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम जाते हैं ऑर्गेनल नंबर 5। ऑर्गेनल नंबर 5 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, उसका काम है। तो इसका काम है मॉलिक्यूल्स को रीपैकेज करना। मतलब क्या, अभी तक हमने देखा कि फैक्ट्री 1 ने ग्लूकोज बनाया, फैक्ट्री 2 ने तो एनर्जी बनाई, लेकिन फैक्ट्री 3 ने प्रोटीन बनाया और फैक्ट्री 4 ने फैट्स बनाई। अब ये जो फैक्टर नंबर 5 है, जो ऑर्गेनल नंबर 5 है, इसने क्या किया, इसने इन तीनों को अंदर ले लिया और इसमें से न्यू मॉलिक्यूल्स बनाए। अब न्यू मॉलिक्यूल्स मतलब क्या बनाए, ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको। न्यू मॉलिक्यूल बनाए मतलब जो आपके पास प्रोटीन था या फैट मॉलिक्यूल था, जैसे प्रोटीन है, अब यहाँ पे जो दिखाया ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है पीले कलर का, और उसपे ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये प्रोटीन को काफी सारे शुगर्स अटैच कर दिए, या कभी कभी प्रोटीन को फैट अटैच कर दिए, या फैट्स को शुगर अटैच कर दिए। इसी तरह न्यू कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करता है ऑर्गेनल नंबर 5। अब ये क्यों, बिकॉज इससे आप एडिशनल फंक्शंस, उस मॉलिक्यूल का फंक्शन आप बदल देते हो, स्ट्रक्चर आप बदल देते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला है एंटीबॉडी, जो अभी बहुत बात चली है, इसलिए एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन विच हैज कार्बोहाइड्रेट्स अटैच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री नंबर 5। नाउ विल गो टू फैक्ट्री नंबर 6। तो अभी तक तो हमने बहुत सारी चीजें बना ली, हमने एनर्जी भी रिलीज कर दी, लेकिन ये सब करते हुए सेल के अंदर काफी सारी वेस्ट जनरेट हुई। तो ये वेस्ट जो जनरेट हुई, ये हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इसीलिए ऑर्गेनल नंबर 6, फैक्ट्री नंबर 6 इज योर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। व्हाट इट डज इस, वो सेल के अंदर जो भी जरूरत नहीं है जिस चीज की, उसको अंदर लेता है और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेता है। यस, आईफोन लाइसोसोम्स, बट वी विल कम टू नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। तो ये हमने सेल के जो बेसिक फंक्शंस हैं, ये हमने 6 फैक्ट्री की तरफ देखे। अब मैं आप देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये 6 फैक्ट्रीज का काम याद है, ठीक है। मैं काम पूछ रही हूँ, मैं नाम नहीं पूछ रही। तो आप प्लीज चैट पे बताएंगे कि फैक्ट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या करते हैं। ये आपका मेमोरी टेस्ट भी है और मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझा भी है और कितना याद भी है। तो प्लीज झट झट बताएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल 6 फैक्ट्रीज का काम एक एक शब्द में।
F2 एनर्जी जनरेशन, यस मंजू। सुनीता कंवर जी कह रही है एक एनर्जी ट्रैप करती है। कमल राज कह रहे हैं एक ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाती है या क्या करती है? ग्लूकोज तो हर फैक्ट्री में है। हाँ आरती चंडल जी प्रोसेस का नाम बता रही है, लेकिन नाम ना बताते हुए एक फैक्ट्री की तरह से क्या बन रहा है या उसका काम क्या है। एनर्जी ट्रैप, यस। 2 इज पावर हाउस, यस सुनीता जी। 6 इज रीपैकेजिंग, यस आईफोन। 3 इज प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी गुड। फैक्ट्री 4 शायद किसी को याद नहीं है। F1 इज टेकिंग सोलर एनर्जी, यस मंजू कुमारी। फैक्ट्री 4 किसी को याद नहीं है। फैट सिंथेसिस, वेरी गुड। 2 इज ACR। आरती चंडल जी आपने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा, या आपको रेस्पिरेशन बोलना था? सुनीता कंवर जी बोल रहे हैं 4 इज मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, वेरी गुड। सो मुझे और अच्छा लगता अगर आप में से बहुत सारे लोग पूरे 1 से 6 पूरे चैट में बोलते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप में से काफी लोगों को ऑल 6 फैक्ट्री समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। बस मैं यही कहना चाह रही थी, बच्चे विश्वास मानिए कि हम ये बात बच्चों के साथ बहुत बार कर चुके हैं। बच्चे बड़े आराम से 6 बता देते हैं, या 6 में से 5 तो बता ही देते। तो देखिए, एब्जॉर्ब करने में शायद बच्चे हमसे ज्यादा तेज होते हैं। ये एक अजीब सी बात है कि नई इंफॉर्मेशन भी अगर ढंग से प्रेजेंट करें तो बच्चे बहुत आराम से एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, उसको री की जरूरत पड़ती है, उसको मतलब थोड़ा बहुत बार बार अगर एक एक चीज इस्टेब्लिश की जाती है तो बच्चों में लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाती है, लेकिन तुरंत एब्जॉर्ब करने में वो शायद अडल्ट से बेटर होते हैं। पर एनीवे, बच्चे इसको बड़े आराम से समझ लेते हैं। अभी हम एक कंसेप्ट मैप देखेंगे, और अभी हम ये आपसे रिवीजन ले इसलिए रहे हैं कि ये आपको भी शायद बहुत यूजफुल रहेगा क्लास में पढ़ाने के लिए, या बच्चों को समझाने के लिए, या उनका रिवीजन लेने के लिए। सो अभी हम देखें, अभी हमने देखा कि 6 फैक्ट्रीज का मतलब बेसिक काम क्या है। अब हम देखेंगे कि हमने जो पहले बात करी थी कि अलग अलग चीजें कैसे सेल में आती हैं जाती हैं, तो अभी हम देखेंगे कि हमने बात करी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, दिस आर द मेन इनपुट। ये मेन चीजें हैं जो सेल के अंदर आई। तो ये चीजें अंदर आई सेल में, और फिर क्या हुआ, इनको फैक्ट्री 1 ने ग्लूकोज में बनाया। ठीक है, अब हमारा ग्लूकोज बन गया। अब हम क्या करें, अब क्या होता है आगे, इस ग्लूकोज का अभी फैक्ट्री 2 ने एनर्जी के लिए यूज किया और एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्या हुआ ग्लूकोज का। फैक्ट्री नंबर 3 ने इसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया, और फिर अब फैक्ट्री नंबर 4 ने ये ग्लूकोज लिया और इसको क्या किया, फैट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर आई फैक्ट्री नंबर 5 जिसमें आपका ग्लूकोज भी गया, प्रोटीन भी गए, फैट्स भी गए और नए मॉलिक्यूल्स आए। और फिर आया फैक्ट्री नंबर 6 वे जिसने जो भी जरूरी नहीं है उसको उसने रिसाइकल कर लिया। ठीक है, तो अभी आप एक मोमेंट ये सोचें, इस पे सोचिए कि डाउट्स हैं आपको या नहीं है। अभी हम आपको एक और तरीका दिखाएंगे टू क्लैरिफाई सेल्स फंक्शनिंग, नो डाउट्स। मंजू कुमारी जी बोल रही है ब्रेक के लिए मैम। तो एक बार वो दिखा के ठीक, ओके। तो ये कंसेप्ट मैप है जिससे हम एक साथ सारे 6 फैक्ट्रीज का काम देखेंगे। तो हम शुरू हुए फैक्ट्री नंबर 1 से, जिसने सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया और बनाया ग्लूकोज, जो एक हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये फैक्ट्री 1 का जो ग्लूकोज बना ये गया फैक्ट्री नंबर 2 में। फैक्ट्री नंबर 2 ने इसको लिया और एनर्जी बनाई। फिर
ये जो एनर्जी है ये गई फैक्ट्री नंबर 3, फैक्ट्री नंबर 4, फैक्ट्री नंबर 5, फैक्ट्री नंबर 6। तो एनर्जी सारे फैक्ट्रियों ने यूज करी। और ग्लूकोज जो फैक्ट्री 1 से बना वो भी गया इस फैक्ट्री नंबर 3 में, उसके साथ गया नाइट्रोजन और बना प्रोटीन। तो मटन के तौर से हमने इसको लाल दिखाया है, तो ये लाल बना प्रोटीन फैक्ट्री 3 से। फिर हम आए फैक्ट्री 4 की तरफ, जिसने भी फैक्ट्री 1 का ग्लूकोज लिया, एनर्जी ली और बनाई फैट मॉलिक्यूल्स। फिर हम आए फैक्ट्री नंबर 5, जिसमें फैक्ट्री 1 का ग्लूकोज गया, फैक्ट्री 3 का प्रोटीन गया, फैक्ट्री 4 का फैट गया और बने रीपैकेज मॉलिक्यूल्स। और अंत में आए हम फैक्ट्री 6 पर, जिसमें ये सारे चीजों का जो भी चीजें सेल को अब नहीं चाहिए, काम नहीं कर रहे या डैमेज हो गए हैं, ये सब चीजें फैक्ट्री नंबर 6 ने ली और उसको एनर्जी लेके उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे चीजों में कन्वर्ट कर लिया, तो सो दैट वो रिसाइकल हो सके। ठीक है, तो ये है हमारे 6 फैक्ट्रीज। सो अभी तक हमने क्या किया कि हमने सेल को जो बेसिक इसेंशियल्स जो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक मेन फंक्शन करते हैं, इनको हमने फैक्ट्री के तौर में देखा। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे रहते हैं और कैसे इनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री नंबर 1 पे हम आ गए, जिसको ऑर्गेनल 1 बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो गेस किया होगा। अब इसका जॉब है सनलाइट को ट्रैप करना। तो यहाँ पे हमने वही रिएक्शन दिखाई है, लेकिन आपको क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम दिखाया है। तो इसमें पानी, CO2 और सनलाइट लेके आपका ग्लूकोज बना विद ऑक्सीजन एज द बाई प्रोडक्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब एक स्ट्रक्चर, क्लोरो क्योंकि क्लोरीन मतलब क्लोरो ये ग्रीन से आया, तो ये ग्रीन कलर है इसीलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। तो अगले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि ये दिखता कैसे है। तो यहाँ पे दो चीजें दिखाई है, ये एक्चुअल माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एक क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है, और ये एक आर्टिस्ट ने उसको इंटरप्रेट करके एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ट्रैपिंग और ये जो चीजें हम बोल रहे हैं ये स्टैक में हो रही है, और इसमें आप देखेंगे एक इंटरकनेक्शन भी है। तो ये सारे स्टैक्स एक दूसरे को कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको देख के इसमें कुछ डेली लाइफ की कुछ चीज याद आ रही है जिससे आप क्लोरोप्लास्ट अच्छे से याद कर सकें और ड्रॉ कर सकें। तो ये डायग्राम देख के आपको किस चीज की याद आती है? Burgers or soap box, very good. Any other answers? Pile of coins, very good, Kunjan. Creamy biscuits, very good. Lunch box, yes. So very good answers everybody. So this is what chloroplast looks like. It has a stack of coil like structure जिसको किराना बोलते हैं, और इस आप देख पा रहे हैं ये इसी में आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जाते हैं अगले फैक्ट्री के ऊपर। ये भी आपने किस गेस करी होगी? एनीबडी वांट्स टू गेस? कॉइन्स ऑफ कैरम बोर्ड ऑल्सो, वेरी गुड पुष्पा ठाकुर जी, वेरी गुड आंसर। अब बिफोर गोइंग टू द फैक्ट्री वी जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये देखिए बहुत सुंदर एक फोटोग्राफ है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये एक अलगी सेल है और इसमें सेल कितनी ट्रांसपेरेंट है आप देख पा रहे हैं, और उसमें काफी सारे क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसमें हर एक जो आपको हरा सर्कल दिख रहा है ये एक एक क्लोरोप्लास्ट है। तो आप देख रहे हैं पूरी सेल में भरे हुए हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि वो एफिशिएंटली सन का एनर्जी ट्रैप कर ले। तो ये अब हम आ गए फैक्ट्री नंबर 2 पे। फैक्ट्री नंबर 2, इसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटो फॉर पावर, माइट। तो ये है एनर्जी सप्लाई पावर हाउस। अब इसका देखिए, इसका एकदम ही अलग स्ट्रक्चर है, यूनिक स्ट्रक्चर है। इसमें जस्ट टू रिफ्रेश, ग्लूकोज, ऑक्सीजन इसके अंदर गया और बाहर आया एनर्जी ATP के रूप में, और वाटर एंड CO2 इज बाय प्रोडक्ट। तो इसमें ही आप देख पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है। इसके अंदर थोड़ा आप इसको देख लें और फिर आगे हम आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाते हैं, और पहले जैसे ही आप बताएंगे कि आपको इसको देख के आपकी डेली लाइफ में से कौन सी चीज याद आती है।
तो ये है एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक व्यू और ये है आपका आर्टिस्ट का रेंडरिंग। आप देख पा रहे हैं एक ओवल स्ट्रक्चर है ये, और इसके अंदर काफी सारे फोल्ड्स हैं। तो बताएं कि अभी ये किस जैसे लग रहा है आपको। Like tiffin, napkin inside lunchbox, very good. Suresh Kumar ji, like tiffin, it's खाने की आदत। lunchtime. It's already. और कुछ पहले वाला पिक्चर देख के स्पून्स, अच्छा ये वाला देख के, और पहले वाला पिक्चर देख के फुट, यस, लार्ज चेम्बर हाउस, यस, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। और जो ये, और ये आप याद रखिए, ये हमने आपको काट के दिखाया है ना, ये पूरा ऐसे, ये आधे में काट के दिखाया है। वॉशिंग ब्रश, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आंसर पूजा, पूजा जी। और कुछ पहले वाला पिक्चर देख के नॉर्मली हमको शूज का या स्लीपर का आंसर मिलता है। तो जब तक बाकी के लोग आंसर दे रहे, फोल्डेड आम पापड़, वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेन जो रिएक्शन होता है एनर्जी रिलीज का, ये इस मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना फोल्डेड 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 है। तो जितना ज्यादा एरिया है उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, तो उतना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा। तो इतने में एरिया में फोल्ड देने के कारण आप ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हो, इसीलिए इतना इसमें फोल्ड्स दिए गए हैं नेचर में, ठीक है। So let's go to the next factory. Next factory number 3 has a very complicated name, rough endoplasmic reticulum, also known as RER. तो RER बोलते हैं इसको। ये बेसिकली क्या है, इसका जॉब है प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लूकोज, नाइट्रेट्स या कोई और नाइट्रोजन सोर्स लेके विथ द न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन ये प्रोटीन बनाता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडो मतलब अंदर, रेटिकुलम मतलब जाली, तो ये जाली जैसा पूरा ये जो नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये पूरे सेल में रहता है। इसको हम आर बोल रहे हैं, आर डाल रहे हैं, RER बोल रहे हैं, रफ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं राइबोसोम, और यहाँ पे एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि ये कैसे दिखता है, और फिर हम देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो पूरे सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो भरा हुआ है। इसमें जब भी ये डॉटेड राइबोसोम बैठे रहते हैं तब इसको हम RER बोलते हैं। अब ये आपको थोड़े देर में क्लियर हो जाएगा कि जब भी सेल को प्रोटीन को कहीं बाहर भेजना होता है, रीपैकेज करके भेजना होता है, वो प्रोटीन राइबोसोम जो है, वो राइबोसोम ER के ऊपर बैठ के वो प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए इसको RER बोलते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम जैसे आप बताएंगे मुझे कि ये देख के आपको किस चीज की याद आती है। राइबोसोम्स, करेक्ट सरोज कुमारी, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में बैठा रहता है। स्पॉन्ज, वेरी नाइस। पुष्पा जी, anything else? Polyporous, okay, very good. Anything else? अब ये भी आप जान लेंगे कि ये काट के बनाया हुआ, तो ये पूरा सॉलिड है, ये काट के बनाया है, तो ये पूरा नेटवर्क है ट्यूब का। तो पूरा साइटोप्लाज्म में ये भरा हुआ रहता है, तो साइटोप्लाज्म को एक सपोर्ट मिलता है। और ये जो येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स, यहाँ पे एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हम आपको सिंपलेस्ट तरीके से समझाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। तो आपको आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस जैसे न्यूक्लियस से
सेल में जैसे ट्रैवल करती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रैवल करती है। तो ये जो मोटे मोटे आपको काले गोले दिख रहे हैं, ये है आपके राइबोसोम्स, जहां पे ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब हमने पहले ही बात करी कि इंफॉर्मेशन आती है, तो इंफॉर्मेशन जो आती है वो आती है, मैसेज आता है, वो आता है मैसेंजर आरएनए, या उसको शॉर्ट में बोलते हैं एमआरएनए। तो न्यूक्लियस में से डीएनए की एक कॉपी बाहर आती है, उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। तो यहाँ ये डॉट में से बीच में आपको लगेगा एक पतला सा थ्रेड जैसे बेयरली दिख रहा है, ऐसा एक थ्रेड है जिसके ऊपर ये राइबोसोम बैठे हुए हैं, तो वो है मैसेंजर आरएनए। उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से राइबोसोम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटीन एक अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनता है। अब इंफॉर्मेशन आया आपका आरएनए में, दैट इज न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, और बनाना है आपको प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस बदल रहा है। जैसे आपने कमांड दी कंप्यूटर में प्रिंट करो, तो प्रिंटर आपका प्रिंट करता है, उसी तरीके से राइबोसोम एक प्रोटीन बनाता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हमने आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसको जो है ये एक एक जो स्पाइक दिख रहा है आपको, ये एक एक लेटर के तौर पे माना जाता है, और तीन तीन लेटर्स का एक शब्द बनता है, इसको बोलते हैं कोडन। तो ये जो राइबोसोम है ये तीन तीन के इसमें इसको पढ़ता है। तो इसमें सिग्नल होता है, एक तो सिग्नल होता है स्टार्ट, एक सिग्नल होता है स्टॉप, और बाकी बीच में तीन तीन लेटर के एक शब्द होते हैं, और हर शब्द के लिए एक अमीनो एसिड आता है। अब ये प्रोसेस राइबोसोम अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए एक और मॉलिक्यूल लगता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एक साइड में उसका आरएनए का स्ट्रक्चर है, और एक साइड हर अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, तो हर ट्रांसफर आरएनए एक शब्द पढ़ सकता है, और उस शब्द के लिए वो एक अपना खुद का अमीनो एसिड लेके आता है। तो जैसे ही आपका राइबोसोम स्टार्ट पे आ जाता है, तो पहला टीआरएनए अपना पहला अमीनो एसिड लेके वहां पे आ जाता है, फिर दूसरा टीआरएनए दूसरा शब्द पढ़ के वहां पे आ जाता है। तो दो टीआरएनए जब अपने दो अमीनो एसिड लेके साथ में आ जाते हैं राइबोसोम पे, तो राइबोसोम उसका उस अमीनो एसिड्स को एक दूसरे से ऐसे जोड़ देता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, पहला वाला ने अपना अमीनो एसिड दे दिया, तो वो ट्रांसफर आरएनए खाली हो गया, वो चला जाता है, और दोनों अमीनो एसिड जो अटैच हुए हैं वो इस पे रहते हैं। फिर तीसरा अगला वाला शब्द पढ़ा जाता है, अगला वाला ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड लेके आएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर वो खाली होके चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा। इस तरीके से उस एमआरएनए पे जितने भी कोडॉन्स दैट इज शब्द हैं उतने पढ़े जाएंगे, उतने अमीनो एसिड्स एक दूसरे को जोड़े जाएंगे, और आपका बनेगा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे राइबोसोम पे होता है। एमआरएनए का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आरएनए पढ़ते हैं, और राइबोसोम उनको जोड़े जाता है जब तक के राइबोसोम स्टॉप सिग्नल नहीं पढ़ लेते। तो ऐसे बनता है प्रोटीन। तो अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम अगले फैक्ट्री पे जाते हैं। सो अगला फैक्ट्री है फैक्ट्री नंबर बस एक मिनट, मेरा सरोज कुमारी जी से एक रिक्वेस्ट है। सरोज कुमारी जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो जिस स्ट्रीम का है, जैसे आप बायोलॉजी की स्ट्रीम की हैं शायद, तो पॉलीपोरस या प्यूरिन पायरिमिडीन्स ऐसे शब्द यूज कर रही हैं जिससे दूसरे एकदम घबरा जाएंगे। अपनी स्ट्रीम से दूसरों को डराने का सबसे अच्छा तरीका ये कि बड़े बड़े शब्द बोलते जाओ, जो दूसरे नहीं समझते, मतलब जो लोग आपकी स्ट्रीम के नहीं है वो नहीं समझेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी समझ में, ठीक है ना। तो बच्चों के सामने तो खैर ये बड़े शब्द बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन सरोज कुमार जी आपका इंटेंशन नहीं है, पर मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या नुकसान होता है अगर हम भारी शब्द यूज करते हैं। देखिए, हमने, अगर आप ध्यान दें, हमने शुरू में फैक्ट्रियों का नाम इसीलिए नहीं बोला कि बच्चे उन नामों से परेशान होकर फिर आगे फंक्शन नहीं समझे तो पूरा सेल का इतना इंपॉर्टेंट, इतना फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम खाली उसको फैक्ट्री के एनोलॉजी यूज करके वो पूरी बात समझाए, सारे बच्चे समझ लेते हैं, विश्वास माने सब बच्चे समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर उनके नामों पर आए तब बच्चे उसको पचा भी लेते हैं। लेकिन अगर पहले नाम डाल दें तो ये खतरनाक नाम जो है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह है,
लोग नामों से ही परेशान होके उसको, उसके पीछे का जो मकसद मतलब है उसको छोड़ देते हैं। तो सरोज जी कह रही आप क्लास में नहीं यूज करते, ठीक है, मैं अभी के लिए कह रही थी, ठीक। मैम प्लीज कंटिन्यू। Okay. So let's go to the next factory, factory number 4. So organelle 4 is स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पहले ही देख लिया। अब स्मूथ है मतलब वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब उस पर राइबोसोम नहीं बैठे हैं तब वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम ये है कि यहाँ पे फैट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, लेकिन फैट्स बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ये आपको कटे होके आपको दिखाया है कि ग्लूकोज यहाँ से जा रहा है और फैट्स बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो ये देखिए आप यहाँ पे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल एक स्ट्रक्चर है। जब उस पर राइबोसोम नहीं बैठे, इस पार्ट में आप देखिए ये स्मूथ है, ये पार्ट में आप देखेंगे राइबोसोम बैठे हुए ये रफ है। सो सेम चीज यहाँ पे आर्टिस्ट की ने दिखाई हुई है, ये रफ है ये स्मूथ है, ट्यूब्स जैसा एकदम नेटवर्क है ये। तो ये देख के आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज अगर याद आ रही है तो प्लीज बताएं। Web of pipes, yes. Anybody else? बच्चों को तो बहुत खाने की चीजें भी याद आ जाती हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी। मैं जैसे बताती हूँ, जैसे जलेबी हो गई। अब किसी और को कुछ और याद आया? रबर ट्यूब्स कट ऑन टॉप, वेरी गुड। सीवीड्स, वेरी गुड मंजू जी। नूडल्स, यस पुष्पा जी। स्पंज, यस वेरी गुड। पास्ता, वेरी नाइस। मैकरोनी, यस राधिका जी, very good answers. So now you can remember your smooth endoplasmic reticulum like that, है ना। तो फिर आपको याद रहेगा अच्छे से। तो उसको लेके फिर हम आते हैं फैक्टर नंबर 5, जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो ये फैक्टर नंबर 5, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका नाम था एमिलियो गोल्जी, तो इसलिए उसको गोल्जी बॉडीज बोला गया। इसका काम है रीपैकेजिंग करना, मतलब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स लेके इनको एक दूसरे से जोड़ के नए नए मॉलिक्यूल्स बनाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका बहुत ही अलग स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक स्टैक से दूसरे स्टैक में चले जाते हैं। दूसरा एक बहुत आसान तरीका बच्चों को समझाने के लिए भी ये है कि जिसके साइड में गोल गोल दिखते हैं वो है गोल्जी बॉडीज, तो ये एक और तरीका है। और तो यहाँ से जैसे मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं तो ये अलग अलग हर एक इस स्टैक में आपकी अलग अलग रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देखेंगे, ये देखो पूरा ये स्टैक है, इसके बाजू में ये गोल गोल जो है ये वेसिकल्स हैं। तो सेल के यहाँ से ये वेसिकल्स में ये सामान गोल्जी में आता है, और जब गोल्जी से सामान बाहर जाता है तो भी हर स्टैक से, जैसे इस स्टैक से ये गोले 2 बने, ये स्टैक से ये गोले बने, ऐसे हर स्टैक से साइड से पिंच होके वेसिकल्स या गोले बनते हैं और वो सामान लेके आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका जब तक आप आंसर दे रहे हैं कि ये आपको किस तरह लगता है, मैं आपको इसका फंक्शन बताती हूँ कि इसमें मॉडिफिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन ये एक और चीज भी करता है, दैट इज ये कुरियर सिस्टम है सेल का। तो ये हर वेसिकल जहां से निकलती है अपना सामान लेके, उस वेसिकल को एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे समझ लो ये वेसिकल यहाँ से जो निकली, तो इसको पता है कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया जाना है, तो ये जो अपना सामान है ये माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाएगी। एक और यहाँ से निकली सपोज, तो वो उसको पता है कि उसको अपना सामान प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिलीवर करना है, किसी को क्लोरोप्लास्ट में करना है। तो इसी तरह हर एक स्टैक से जब मॉडिफाइड मॉलिक्यूल बनते हैं, उनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, वो वहीं पे जहां पे उनकी जरूरत है वहां पे पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है गोल्जी बॉडीज, जो आपका रीपैकेजिंग भी करता है और सॉर्टिंग करके पहुंचा भी देता है, डिलीवरी भी करता है। यस, पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज गोल्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब ये आपको कुछ अलग
तरीके से लगा क्या मैक्रोनी मैक्रोनी या पास्ता से अलग दिखता है ये, तो ये देख के आपको किस चीज की याद आती है? आप गोल्जी बॉडीज को किस तरीके से याद रखेंगे? Stacks of jalebi, very interesting. Folded ribbon, yes, very good, Manjuji. Anything else? Anything? रोटियों का कोई वर्जन? यस, फोल्डेड चपातीज, नूडल्स, very good, very good. Kulchas, anybody? Half cut puri, yes, very good. Half cut puri, half cut kachori. So yes, very good. So let's move to factory number 6. Factory number 6 is not that interesting looking, but is very very important. Factory number 6, इसका नाम है लाइसोसोम. सोम मतलब बॉडी, लाइसो, लाइस इज टू ब्रेक, तो जो सबको ब्रेक करते हैं उसको बोलते हैं लाइसोसोम. तो ये सेल का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है. तो इसका काम देखो क्या है, दो डायग्राम में हमने दो इसके फंक्शन दिखाए हैं. तो एक है जो आपने शुरू में देखा था पैरामीशियम का. तो जो भी सपोज जो भी सिंगल सेल एनिमल्स हैं जो खाना लेते हैं, वो खाना ऐसे फूड वैक्यूल में लेते हैं, और वो जो फूड वैक्यूल है वो ये लाइसोसोम जो है उसके साथ फ्यूज कर जाता है. लाइसोसोम में जो छोटे छोटे गोले दिखाए हैं ये है एंजाइम्स, बहुत बहुत पावरफुल एंजाइम्स हैं, वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे ही लाइसोसोम ये फूड वैक्यूल से फ्यूज हो गया तो वो एंजाइम्स अंदर आ गए, और फिर जो भी अंदर लिया था वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया. तो आपने वो जो देखा कि पैरामीशियम को जैसे उसने पूरा पचक दिया था, तो वो काम लाइसोसोम ने किया था. और दूसरे वीडियो में आपने क्या देखा था अगर आपको याद है, तो दूसरे वीडियो में भी जो मेन काम हो रहा था कि डब्ल्यूबीसी एक बैक्टीरिया को पकड़ रही थी, तो पकड़ तो उसने लिया, पकड़ने के बाद जो डिस्ट्रॉय करने का काम है वो भी लाइसोसोम करता है. यहाँ पे हमने एक और फंक्शन इसका दिखाया है, दैट सेल के अंदर, आप में से कुछ लोगों ने रिपेयर की बात करी थी पहले, तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, मॉलिक्यूल्स हो या ऑर्गेनेल्स हो, ये डैमेज हो जाते हैं, तो कभी कभार रिपेयर नहीं हो सकता. ठीक है, तो जो रिपेयर नहीं हो सकता उसको भी वेसिकल में पैक करके अंदर लाइसोसोम के पास लाया जाता है, और फिर लाइसोसोम अपना एंजाइम्स उसके अंदर छोड़ती हैं. तो वो जो भी डैमेज, यहाँ पे देखें डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है, पेरोक्सिसोम दिखाया है, ये सब डैमेज पार्ट्स को भी रिसाइकल करने का काम लाइसोसोम करता है. ठीक है, तो समझ लो अगर किसी सेल में अगर लाइसोसोम फूट गया गलती से या डैमेज हो गया तो पूरी सेल खत्म हो जाती है. ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर होता है. डिटर्जेंट्स में भी जो आजकल एंजाइम वाले डिटर्जेंट आते हैं वो लाइसोसोम वाले ही एंजाइम्स लाते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे लाइसोसोम दिखता कैसे है माइक्रोस्कोप के अंडर. तो इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के सिंपल गोले हैं ये, इसको एल एल लेबल किया है, ये लाइसोसोम है. सो सिंपली फ्लूइड फील्ड है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं. यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है इसका, तो इसको देख के आपके दिमाग में और इंटरेस्टिंग आइडियाज आ सकते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है. तो ये देख के आपको किस फल फूल या खाने की याद आ रही है? चीज पकोड़ा, गुआवा, वेरी नाइस पुष्पा जी. एनीवन एल्स? इसी कलर का एक फ्रूट आता है बड़ा सा, वाटरमेलन, यस. आमला, इंटरेस्टिंग, यस. कीवी, यस, वेरी गुड. पपीता, यस, पपीता, खरबूजा. सो फिग, फिग नॉट सो, आई कांट सी फिग बिकॉज फिग का शेप थोड़ा अलग है, बट अंदर का यस, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, यस, मैं मानती हूँ मंजू जी. तो ये हो गया आपका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. ये अगर सेल में ठीक तरह से काम नहीं करता है तो भी सेल का पूरा फंक्शनिंग बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसका काम
अगर इसका लाइसोसोम डिस्ट्रक्शन नहीं करता है ठीक से, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और सेल वैसे भी मर जाएगी, ठीक है। सो लाइसोसोम का फंक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन फ्रूट, वेरी गुड आंसर मंजू जी। सो इससे हमारे और पूरे के पूरे 6 फैक्टरीज अब हमने माइक्रोस्कोपिकली देख लिए। अब बचा सबसे मेन वाला चीज, तो ये हम आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं। ये आपका सेंटर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाउंड्री से शुरू होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इसका रफ है, कुछ पार्ट इसका स्मूथ है। सो यहाँ से जो प्रोटीन और बाकी चीजें बनती हैं ये ऐसे वेसिकल से बैठ के ये गोल्जी में आती हैं, और गोल्जी से आप देख रहे हैं ये गोल्जी से फिर से वेसिकल निकलती हैं, और ये अलग अलग यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अपना कंटेंट डाल रहे हैं, मतलब सेल के बाहर छोड़ रहे हैं या अलग अलग लोकेशन पे छोड़ रहे हैं। तो अब तक हमने जो मेन ट्रांसपोर्ट की बात की, इस तरीके से ईआर से गोल्जी से लेके बाकी सब जगह चीजें मूव करती हैं। सो अगर इस पे कुछ डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो हम अपना मेन कमांड सेंटर की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस विच इज द कमांड सेंटर, तो यहाँ पे हमने आपको डायग्राम दिखाया है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर हम दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। एक फ्लोरोसेंट डाई लेके इसको स्टेन किया गया है। सो ये है न्यूक्लियस, गोल वाला सेल के सेंटर में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेल डिवाइड हो रही है, तो इसके जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये दो तरफ जा रहा है, क्योंकि दो सेल बनने वाली है, तो इसलिए वो दो पोर्शन में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम रेगुलर न्यूक्लियस देखेंगे तो आप देखेंगे ये कमांड सेंटर है, इसको हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो इसका आप देखेंगे कि इसका बाउंड्री बहुत अलग है, इसका डबल मेम्ब्रेन इसका बाउंड्री है, और इसके में बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स है, और ये एंट्री पॉइंट्स ये पूरे गार्डेड होते हैं। तो यहाँ पे हर चीज को अगर परमिशन है तो ही वो अंदर बाहर कर सकती हैं। इसको न्यूक्लियस पोर बोला जाता है। फिर ये ब्लू स्ट्रक्चर है आपका, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यहाँ पे आपका राइबोसोम वगैरह का मटेरियल बनता है, और ये बहुत क्लियरली दिख जाता है बहुत बार। फिर ये जो लाल थ्रेड है ये है आपके क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमको नाम नॉर्मली उनको क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन सेल के अंदर जब उनका कोई काम नहीं तो वो बहुत रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं, तो एकदम फेंट थ्रेड्स जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए तब उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। जब वो कॉन्सेंट्रेट पूरे पैक हो जाते हैं तब इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस विद इट्स पोर, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया क्रोमेटिन जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे आपका राइबोसोम और सारे आरएनए जो हैं ये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और फिर न्यूक्लियस के अंदर अब आते हैं जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्रिस्टल के फोटोग्राफ्स दिखाए हैं डीएनए के। तो आप देख रहे हैं डीएनए एक हेलिक्स की तरह होता है, और यहाँ पे एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ दिखा रहा है कि डीएनए एक्चुअली रेप्लिकेट हो रहा है। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन होते हुए। तो विथ मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप डीएनए को भी देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डीएनए माइक्रोस्कोप पे नीचे ऐसे दिखता है। एक्चुअल अगर हम देखें उसका किस स्ट्रक्चर कैसे दिखता है तो वो अगले स्लाइड में है। तो ये आपका हुआ क्रोमोसोम जो हमने रेगुलर अपने टेक्स्ट बुक्स में देखा हुआ है। तो ये जो ये डीएनए जो है ये बहुत वाउंड 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 करके उसको स्प्रिंग के जैसे किया होता है। तो अल्टीमेटली आप अगर एक्चुअली डीएनए देखना चाहें तो पूरा आप उसको रिलैक्स करेंगे तभी उसको आपको डीएनए दिखेगा। और डबल स्टैंडर्ड रहता है, हेलिक्स रहता है, और इसके अंदर ये बेसिस रहते हैं जिसको प्यूरिन पिरिमिडिन बोला जाता है। तो ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये डीएनए जब भी रेप्लिकेट करना है, आरएनए बनाना है, तब डीएनए को से खोल के वो प्रोसेस किया जाता है, और फिर से डीएनए जिपर के जैसे बंद होके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये है डीएनए